एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको माउंटेन एंड ओशन का 21st एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर आपने अभी तक इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके पहले उन्हें देख लो, वरना ड्रामा और कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी और आपको इतना सब इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो पहले उन्हें देख लो। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि ये मैं अपने भाई से कहता है, तो क्या आपको पहले से ही सब कुछ पता था? तो येलेन उसे आंखों से इशारा करता है। तो ये मैं उसके लैपटॉप के पास जाता है और जाके देखता है कि वहाँ पे हमारी जिया ने एक लेटर सेंड किया होता है येलेन को, और उस लेटर में लिखा होता है कि जब तक आप इस लेटर को पढ़ेंगे तब तक शायद मैं इस कॉलेज से जा चुकी होंगी और मैंने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है कॉलेज से ड्रॉप आउट होने का। वो कहती है कि मैंने जाने अनजाने बहुत सारी गलती की है और उसमें से एक गलती ये है कि मैंने बचकानी हरकतों के चलते आपको प्रपोज कर दिया, जिसकी वजह से आपके मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स आने लगी। और जब मुझे होश आया तब मुझे पता लगा कि मैंने सबके साथ कितना गलत किया है। मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ रहूँगी तो सबको चोट पहुँचेगी और ख़ास करके ज़ेनज़ेन को। चाहे मैं गलत करूँ या ना करूँ, वो हमेशा मेरी फैमिली का नाम उछाल के मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं मैं अपनी मॉम का नाम यूज़ करके उन सारी चीज़ों से बच भी जाऊँगी। मैं ना चाहते हुए भी उनका नाम यूज़ करूँगी। तो इसलिए बेहतर है कि मैं यहाँ से सबकी नज़रों से दूर चली जाऊँ और जब फिर दोबारा आप लोगों से मुलाकात हो तो मैं एक ज़िम्मेदार लड़की बन जाऊँ, वो बचकानी और बेतुकी हरकतें दोबारा ना करूं। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना और ये गिल्ट अपने मन में मत रखना कि मैंने आप सबकी वजह से ड्रॉप आउट किया है। ये मेरा खुद का फैसला था क्योंकि मैं अपने माउंट डैड के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। ये मत पूछना कि क्यों, बस मुझे अच्छा लगेगा। और यहीं उसका लेटर ख़त्म हो जाता है। तो उसका लेटर पढ़ते ही ये म्याओ को रोना आ जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और येलेन भी रो ही रहा होता है। तो येलेन उसके पास आता है और कहता है कि ये लेटर बहुत छोटा है, तो तुम इसे पढ़ने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? तो ये मैं इमोशनल होकर उसे देख के कहता है, ये लेटर छोटा है तो ये मुझे इतना बड़ा क्यों लग रहा है? और फिर वो रोने लगता है। मतलब वो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है ये सुन के और रोना आता है। तो वो कहता है ना, कितनी अजीब बात है ना, उसने एक बार भी इस लेटर में मेरा नाम नहीं लिया। और फिर वो बहुत कंट्रोल करता है ख़ुद को कि वो ना रोए और ये बोल के वो रूम से बाहर चला जाता है। और बाहर जाके वो हंसते हुए रोता है या रोते हुए हंसता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। मतलब उसके इमोशन हम नहीं समझ सकते। वो अपने प्यार को खुद से दूर जाने के बाद कैसा महसूस कर रहा होगा, ये सिर्फ वही जान सकता है कि उसने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उसे प्यार किया था और बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला। दूसरी साइड जिया पहुंच जाती है अपने मॉम डैड के पास हॉस्पिटल में और यहाँ उसकी मॉम को भी कॉलेज के डीन से पता लग गया होता है कि जिया ने ड्रॉप आउट कर लिया है। और ये सुन के वो कहती है कि मैं आ रही हूँ, मतलब घबरा गई होती है ये सुन के। और उसके डैड को भी पता लग जाता है, उसके डैड हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो वो परेशान हो रहे होते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं उसे कॉल करने जा रही हूँ। तभी जिया जो है अपना सारा सामान बांध के आ जाती है और कहती है कि मॉम डैड मैं आ गई, स्माइल करते हुए। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि लू जो है वो कॉमिक पढ़ रही होती है और चेनमो जो है वो रिजल्ट चेक कर रहा होता है। तो चेनमो कहता है कि रिजल्ट आ गया है, तो क्या तुम्हें अपना रिजल्ट सुनना है? तो हमारी लू कहती है हाँ। तो चेनमो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया है। तो लू कहती है बस अच्छा किया है? तो चेनमो कहता है हाँ, तुम अभी भी वही हो जहाँ तुम पहले थी, तुमने कोई इंक्रीज़ नहीं किया है, तुम अभी भी लास्ट आई हो। और ये सुन के तो उसका मुंह बन जाता है और वो उसे उल्टा सीधा कहने लगती है। फिर कहती है कि जिया ऐसा कैसे कर सकती है, मैं तो उसकी तरह कॉलेज भी नहीं चेंज कर सकती। मैं उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मैं अब उसकी कोई फिक्र नहीं करती, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। तो चेनमो कहता है क्या उसने तुम्हारे लिए सारे स्नैक्स नहीं छोड़े थे हॉस्टल में? तो लू कहती है हाँ छोड़े थे, और इनफैक्ट वो खिलौने भी छोड़े थे जो हॉस्टल में बैन है। तो चेनमो कहता है तो फिर तुम उसे इस तरह से ब्लेम क्यों कर रही हो, उसे इस तरह से बुरा भला क्यों बोल रही हो? तो हमारी लू कहती है क्या तुम्हें लगता है कि फ्रेंडशिप सिर्फ ये स्नैक्स और टॉयज से ही कंप्लीट हो जाती है और कुछ मैटर नहीं करता है? उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, और एकदम से मुझे छोड़ के चली गई। ऑफकोर्स मैं उससे गुस्सा हूँ, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कुछ भी करे। तो चेनमो कहता है अच्छा तो तुम इतना गुस्सा हो तो इसका मतलब तुम उसका रिजल्ट भी नहीं सुनोगी, है ना? तो लू कहती है नहीं, लेकिन उसको चिंता हो रही होती है उसके रिजल्ट की। तो वो कहती है नहीं लेकिन अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि किसी को बोलने से रोकूं। तो तुम बेफिक्र होकर ना मुझे बता सकते हो, चलो बताओ। तो वो कहता है कि फर्स्ट प्लेस पे आया है ये म्याओ। तो ये सुन के वो खुश होती है और कहती है कितना इंटेलिजेंट है वो, ये म्याओ फर्स्ट प्लेस पे है, मतलब उसने ज़ेनज़ेन की प्लेस चुरा ली। उसके बाद कहता है कि सेकंड प्लेस पे कौन है? मैं। और ये सुन के वो उसकी तारीफ करती है कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने तो ज़ेनज़ेन का पता ही काट दिया है ना। तो फिर वो कहती है कि जल्दी से
उसका बताओ ना, जिया का। तो चैनमो कहता है कि थर्ड पे आया है। तो वो कहती है सिर्फ मुझे जिया का बताओ और किसी का मत बताओ। तो चैनमो कहता है वही तो बता रहा हूँ कि थर्ड पे जिया आई है। और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर अपने इमोशन को कंट्रोल करके कहती है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो थर्ड आए चाहे कुछ भी आए, वैसे भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। हम पहले ना नीचे आती थी, लेकिन उसने सीक्रेटली पढ़ाई करके थर्ड पोजीशन पे आ गई, मुझे छोड़ ही दिया। तो चैनमो कहता है कि तुम सिर्फ ऊपर ऊपर से उसे ब्लेम कर रही हो ना, अंदर से तुम उसके थर्ड आने पे बहुत ज़्यादा खुश हो, है ना। तो लू कहती है कि उसकी पूरी फैमिली यहाँ से कैसे शिफ्ट हो सकती है, मतलब उनका यहाँ कितना अच्छा काम चल रहा था और आंट उसका कितना अच्छे से ख्याल रख रही थी, बस जेनजेन ही तो थी जिससे उन्हें प्रॉब्लम थी, तो वो लोग पूरी फैमिली यहाँ से कैसे जा सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब मैं ना जिया को दिखा दूंगी लास्ट सेमेस्टर में कि मैं भी उसके जितनी इंटेलिजेंट हूँ। चलो चन्मो। तो चन्मो कहता है कि अभी से पढ़ोगी, हमने एग्ज़ाम के टाइम पे कितनी मुश्किल से पढ़ाई की थी, अब तो वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, अब तो रहम खाओ, बाद में कर लेना पढ़ाई। तो हमारी लू कहती है मुझे भूख लगी है, कैंटीन चलो, और वो चलती है और चैनमो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के उसके पीछे भागता है। उसके बाद हमें ये म्याओ के घर का सीन दिखाया जाता है। तो येलेन अपने घर जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैंने सुना है कि आपने ही जेनजेन की मदद की थी इसके इस प्रॉब्लम में। तो उसकी मॉम कहती है तुम अचानक से अपनी मॉम से ये पूछने के लिए घर आए हो। तो येलेन कहता है इसका मतलब कि आपने सच में की थी। तो उसकी मॉम कहती है हाँ मैंने उसकी मदद की थी, क्यों तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तो येलेन कहता है मॉम आप उसकी मदद कैसे कर सकती है बिना कुछ भी जाने हुए। तो उसकी मॉम कहती है कि वो हमारे कॉलेज की स्टूडेंट है और इसने ये स्पेशल स्कॉलरशिप जीती है, तो मैं क्यों ना उसकी मदद करूं, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और हमें टैलेंटेड बच्चों की तो ज़रूरत है। अगर हम ऐसे सबको अवॉइड करने लगेंगे छोटी छोटी गलतियों पे तो फिर हमारा कॉलेज बंद हो जाएगा। और मैंने ये कोई बैड इंटेंशन के साथ नहीं किया है, मैं बस हमारी कंपनी का फ़ायदा चाहती हूँ और मैं ऐसे टैलेंटेड बच्चों को नहीं खोना चाहती, इसलिए मैंने मदद की है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी ये म्याओ आता है जूस पीता हुआ। तो येलेन उससे कहता है क्या तुम्हें भी पता था कि जेनजेन के बारे में। तो ये म्याओ कहता है कि मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मेरा बिजनेस नहीं है और मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। तो ये म्याओ का ऐसा बिहेवियर देखकर येलेन भी चौंक जाता है। और फिर उसकी मॉम जब येलेन से नॉर्मली बात करने लगती है, येलेन का रिएक्शन ऐसा लगता है जैसे वो कुछ नहीं कर सकता, वो फंसा हुआ है। दूसरी तरफ ये म्याओ जो है वो पोर्ट्रेट बना रहा होता है, वो भी उदास होकर। और उसके बाद हमें जिया का सीन दिखाया जाता है जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है अपने मॉम डैड के साथ, और उसके डैड कहते हैं कि एक विश करो। तो वो विश करती है कि मैं जिसे प्यार करती हूँ मैं उसे ये नहीं बता सकती कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में आया है, उसने मुझे खुश रहना सिखाया है, मुझे मेरी असली कीमत बताई है। मैं कभी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा, और वो रीज़न है मेरे मॉम डैड, और मैं उन्हें कभी नहीं खोना चाहती। मैं उनके साथ इस पल को एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि कल वो मेरे साथ हो या ना हो इस चीज़ का कोई भी गारंटी नहीं है, और मैं हमेशा उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। और फिर वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है अपने मॉम डैड के साथ बहुत ही मस्ती करते हुए, और उसके मॉम डैड भी इस पल को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि कल को शायद ये पल उन्हें दोबारा ना मिले। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जिया जो है अपनी मॉम की जो पोर्ट्रेट थी, ड्राइंग थी, उसको ढूंढने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे थी, और वहीं वो उनका काम में हाथ बटा रही होती है। तो वहीं उससे मिलने के लिए येलेन आता है, और येलेन को देख के वो खुश हो जाती है, और येलेन भी स्माइल करता है। उसके बाद नेक्स्ट पल में ही दिखाया जाता है कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो येलेन उससे पूछता है कि तुम्हें आगे की पढ़ाई पर फोकस नहीं करना है। तो जिया उसे बताती है कि नहीं, मैं अपनी मॉम की ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कि जब वो पेंटिंग मिलेगी तो कितना ज़्यादा एक्साइटिंग होगा वो पल, और मेरी मॉम को कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं इसके आगे और कुछ नहीं चाहती, और मैं अपने मॉम डैड के साथ इस पल को एंजॉय करना चाहती हूँ। तो येलेन को पता चल चुका होता है, तो वो कहता है तुम्हारे पापा अभी कैसे हैं, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना, तुम्हें अंदर से डर तो नहीं लग रहा ना कि कुछ हो जाएगा। तो जिया नॉर्मली बिहेव करती है और कहती है नहीं, सब लोग, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त सब मिलने आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, और मेरे डैड बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो कह रहे हैं कि उनका सपना है मेरी मॉम की उस पोर्ट्रेट को देखने का। हालांकि मुझे पता है कि वो मेरे डैड का सपना नहीं है, बस वो मेरी मॉम के सपने को अपना सपना कह रहे हैं, और उन्होंने वादा किया मुझसे कि वो नेक्स्ट ईयर मेरे साथ और मॉम के साथ हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और हम फिर से एक हैप्पी फैमिली बन जाएंगे। तो येलेन खुश होता है और कहता है कि 2 साल हो गए ना इस बात को कि तुम हमें छोड़ के आ गई, मतलब जो टाइम है वो 2 साल बाद का दिखा रहे हैं अभी। तो जिया कहती है ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो येलेन बताता है कि तो मैं भी इस प्रोजेक्ट में हाथ बता रहा हूँ, और मैं भी इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज हूँ, सो इस सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ, और मैं यहाँ आया नहीं गया हूँ, मुझे यहाँ भेजा गया है, और मुझे जिसने भेजा है वो मेरे साथ यहाँ नहीं आ सकता, ये म्याओ। और ये सुन के जिया थोड़ी चौंक जाती है, और फिर हमें सीन दिखाया जाता है ये म्याओ की मॉम का और जेनजेन का, जो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि जेनजेन की जो पढ़ाई है वो कंप्लीट हो चुकी है 2 साल में, और वो जो इंटर्नशिप
और वो जो है ज्वाइन हो चुकी है ये मियाओ की कंपनी में, और वो ये मियाओ की मॉम के साथ हाथ मिलाकर काम करी होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि जब तुम इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो ही गई होगी तो अब तुम्हें जो है जिया की मॉम पे नज़र रखना है। तो ज़ेनज़ेन भी मान जाती हैं। तो ज़ेनज़ेन जो है वो उसकी मॉम के सामने बहुत ही दबी दबी सी होती है, क्योंकि उन्होंने उसे अपने काबू में करके रखा होता है। तभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें जिया दिखती है, और वो दोनों देख लेते हैं उसे ये मियाओ के साथ। और ये देख के तो ये मियाओ की मॉम का पारा बिल्कुल हाई हो जाता है, और ज़ेनज़ेन को ये देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये मियाओ की मॉम जो है वो जिया से नफरत कर रही होती है। दूसरे ही पल हमें सीन दिखाया जाता है कि येलिन ने जो है जिया को पोर्ट्रेट होल्डर दिया होता है, और दोनों की आंखों में आंसू होता है, पर दोनों के बीच में क्या बात हुई होती है अभी पता नहीं लगता है। तभी येलिन को उसकी मॉम का कॉल आता है, और उसकी मॉम उसे बुला लेती है, क्योंकि ऑफकोर्स ये बातें उन्होंने देख लिया है तो इसलिए उसे जाना पड़ता है। उसके बाद जिया होटल जाती है, तो होटल में उसे पता लगता है एक आंट से कि उसकी मॉम जो है वो आ चुकी हैं, और उन्होंने उसे सुबह होटल में देखा था, लेकिन वो उसके डैड के पास हॉस्पिटल में नहीं गई है अभी तक। तो ये बात सुन के जिया जो है वो चौंक जाती है और कहती है कि शायद मॉम कपड़े चेंज करने आई होगी मीटिंग के लिए, लेकिन वो इतनी जल्दी मीटिंग के लिए यहाँ कैसे आ सकती है, वो तो किसी और शहर में थी। वही सोच के वो कंफ्यूज हो रही होती है, और फिर जब जा रही होती है तो वो अपनी मॉम को एक बार कॉल लगाने की कोशिश करती है, वही बातें याद करके कि स्टाफ ने उसकी मॉम को मॉर्निंग में देखा था, लेकिन वो अभी तक उनके डैड के पास नहीं गई है। तो वो कॉल लगाती है, तो रिंग जो है वो डायरेक्ट उसके पीछे से आ रही होती है, क्योंकि उसकी मॉम एक रूम से निकल के जा रही होती है, और उसकी मॉम फोन उठाते ही कहती है जिया मैं अभी बाहर आई हुई हूँ शॉपिंग पे, तो मैं तुम्हें ना वापस आके बात करती हूँ तुमसे। और ये सुन के तो जिया को पता लग जाता है, तो वो पीछे मुड़ के देखती है, अपनी मॉम को वहीं होती है। तो अपनी मॉम की बातें सुन के शॉक हो जाती है, और फिर वो कुछ नहीं बोल रही होती है। तो उसकी मॉम उससे बार बार पूछ रही होती है, तो वो अपनी मॉम को जोर से आवाज़ मारती है, जिससे उसकी मॉम को भी पता लग जाता है कि जिया उनके पीछे है। और फिर वो अपनी बेटी को एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही होती है। उसके बाद जिया दौड़ के जाती है और उस कमरे का गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जिया की मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है। तो वो गेट खोल के देख ही लेती है कि गेट के जो रूम में है वो ये मियाओ के डैड हैं, और ये देख के तो वो बिल्कुल टूट जाती है और ज़ोर ज़ोर से कहती है कि मैंने 2 साल तक इसे सीक्रेट रखा, मैं इतनी दूर आपको यहाँ दूर शहर में ले आई, अपने डैड के पास आपको रुकने के लिए कहा, और 2 साल से आपके साथ हूँ ये सोच के कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आप नॉर्मल करना ही नहीं चाहती हैं। तो उसकी मॉम 2 साल सीक्रेट रखने वाली बात को लेकर कहती है कि तुम क्या सीक्रेट रखने की बात कर रही हो। मतलब उसकी मॉम को पता लग चुका होता है कि जिया गलत समझ रही है, लेकिन वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जिया समझती नहीं है। तो वो कहती है कि मैंने आपकी वजह से ये मियाओ से बात करना छोड़ दिया, मैंने आपकी वजह से अपने प्यार को खो दिया, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप पापा को धोखा कैसे दे सकती हैं, मुझे डैड के पास जाना है। और वो भाग के जाने लगती है। तो ये मियाओ के डैड और जिया की मॉम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन दोनों को धक्का मार के जाने लगती है। तो ये मियाओ के डैड उसके पीछे दौड़ते हैं। तो दौड़ते दौड़ते उन्हें रास्ते में येलिन भी मिल जाता है, और उसके डैड को पकड़ते हुए देख के वो भी जिया को पकड़ने लगता है। तो उसके डैड जैसे तैसे जिया तक पहुंचते और उसे कहते हैं कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा गलत है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम को पसंद करता हूँ, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा गलत मत सोचो। तो वो ये बातें बोलते हैं। तो ये बात येलिन भी सुन लेता है और वो भी शौक में होता है। तो येलिन को देख के जिया उससे कहती है सुना तुमने तुम्हारे डैड ने क्या कहा। मतलब अब येलिन को भी पता लग चुका होता है। स्टिल वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है कि मेरे डैड अकेले हैं, मुझे अपने डैड के पास जाना है, मेरे डैड की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, छोड़ो मुझे जाना है। और उसकी मॉम जो है वो ऊपर रेलिंग से उसे आवाज़ मारती है। तो वो अपनी मॉम की आवाज़ सुन के एक पल को रुकती है, लेकिन उन्हें देख कर कहती है कि माँ मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, और इतनी नफरत करती हूँ कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, और मुझे डैड के पास जाना है। और ये बोल के वो जैसे ही दौड़ने लगती है, दूसरे ही पल दिखाया जाता है कि ये मियाओ के डैड जो हैं वो जिया करते हुए उस जिया की मॉम को बुलाने लगते हैं, क्योंकि दिखाया जाता है कि जिया की मॉम जो है वो गिर चुकी होती हैं, शायद उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो ये देख के येलिन भी चौंक जाता है और वो दोनों उसकी मॉम को देखने लगते हैं। तो जिया भी रुकती है, फिर वो पलट के देखती है कि उसकी मॉम जो है वो गिर चुकी है, लेकिन वो यकीन नहीं करना चाह रही होती कि उसकी मॉम छज्जे से गिर के उनकी जान चली गई है। तो वो कहती है कि उन्होंने कहा था, उन्होंने वादा किया था कि हमारा परिवार साथ में रहेगा, हम कभी अलग नहीं होंगे। डैड ने वादा किया था कि हम सब अपना बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे हॉस्पिटल जाना है, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो येलिन उसे होश में लाने की कोशिश करता है और उसे बता रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, मत जाओ, रुक जाओ। तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती है और दौड़ के भागने लगती है। दूसरी साइड येलिन भी उसका पीछा कर रहा होता है, उसके पीछे पीछे दौड़ के आ रहा होता है। तो जैसे ही जिया रोड पे आती है तो एक कार जिया को हिट करने वाली होती है, लेकिन येलिन जो है उसे धक्का मार देता है, जिस वजह से येलिन की टक्कर हो जाती है और ये पल तो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। मतलब ये बिल्कुल भी सोचा हुआ नहीं था कि क्या हो जाएगा। तभी जिया देखती है तो येलिन का एक्सीडेंट हो चुका होता है, वो बहुत ही बुरी हालत में होता है और हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 21 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय और
आप सब इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लो सब्सक्राइब भी कर देना। और ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं ना, तो आप मुझे बताइए कि आप कौन से वाले परसेंटेज में आते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो गाइस।